मेरा नाम है हरिंद्र। मैं आज आपको मूल विधि, पता है मूल विधि को कठिन क्यों मानते हैं? क्योंकि हम लोगों ने ये ज़्यादा पढ़ा नहीं है यार। तो मूल विधि जब हमने ज़्यादा पढ़ा नहीं है तो हमें लगती है ये चीज़ें कठिन। तो ये समझ में कैसे आए भाई? मैंने मूल विधि पे एक छोटा सा वीडियो बनाया है। ये मूल विधि का पहला चैप्टर आईपीसी धारा और सीआरपीसी, इनसे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चंस हैं लास्ट ईयर के 10 ईयर के क्वेश्चंस पेपर, मैंने बहुत सारा डाटा कलेक्ट किया, वीडियोस देखी, बहुत सारी बुक्स देखी। उनमें देखने के बाद मैं एक छोटा सा कंक्लूजन निकाल के एक वीडियो बनाया जो आपको अच्छा लगना चाहिए और उम्मीद करता हूँ अच्छा भी लगे। क्योंकि इसमें वही चीज़ आप 50 वीडियो देख लो, 10 वीडियो देख लो, पर इसमें क्या है कि आपको निचोड़ मिलेगा। और इसी के साथ अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूँ। और सभी आने वाले दरोगाओं के लिए मेरा जय हिंद जय भारत। हमारे यहाँ कानून, अरे कानून होता क्या है यार? सबसे बड़ी बात है कानून। कानून होता क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? कानून होता क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? भाई इसका सीधा सा फंडा है, सीधा सा रीज़न है। अगर कानून व्यवस्था ना होगी तो एक आदमी दूसरे आदमी को खा जाएगा, नरसंहार होगा। कहने का मतलब एक आदमी दूसरे आदमी को खा जाएगा। एक कानून होता है ना तो उसका एक डर होता है, डर कि अगर मैंने ये काम कर दिया ना, इसके अगेंस्ट ये मुझे सज़ा हो सकती है, ये मुझे भुगतान भरसन हो सकता है, नुकसान हो जाएगा, जुर्माना हो जाएगा, सज़ा हो जाएगी। उसके तहत आदमी कोई क्राइम नहीं करता। क्राइम करने से पहले 4 बार सोचता है। और इसमें सबसे अहम जो भूमिका निभाती है ना, हमारी पुलिस निभाती है, पुलिस प्रशासन, जिसमें आप जाने वाले हो भाई। और फिर से मेरा सभी को जाने वालों को जय हिंद जय भारत। चालू करता हूँ। कानून होता क्या है ये तो मैंने आपको बता दिया। कानून में पता है, एक मैं छोटा सा एक्ट बताता हूँ आपको, ये वाला एक्ट। एक आईटी एक्ट 2000 आया था। आईटी एक्ट 2000 सेक्शन सा 66A। इसमें पता है क्या था? किसी के बारे में कोई टिप्पणी कर दो, किसी के बारे में कोई टिप्पणी कर दो, ट्विटर पे, फेसबुक पे, किसी पे भी। तो भाई होता क्या था कि टिप्पणी तुमने कर दी, अब जिसके अगेंस्ट तुमने टिप्पणी करी है वो आप पे कोई ना कोई केस डाल देगा। तो भाई अब लोगों ने कहा कि यार हमारा जो संविधान है, हमारा जो संविधान है ये तो ये कहता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करता है कि सभी को आज़ाद हो, सब आज़ादी। ये मूल अधिकार का उल्लंघन हटा दिया, मूल अधिकार का उल्लंघन हटा दिया इन्होंने। मूल अधिकार का जो है, जो हमारा मूल अधिकार है उसके उल्लंघन कर रहे हैं, उसी चीज को हटा रहे हैं। भाई कैसे चीजें को सॉल्व की जाए? तो ये तरीका से ये एक्ट जहां से हट गया। आईटी एक्ट 2000 ये पेपर में आ चुका है, इसलिए मैंने इसको यहां सबसे पहले डिनोट किया है। आईटी एक्ट 2000 में क्या कि किसी के बारे में टिप्पणी कर देना, उल्टा सीधा बोल देना। अब संविधान कहता है कि तुम आज़ाद हो भाई, तुम कुछ भी कर सकते हो। बट इसमें क्या है कि भाई तुमने किसी के खिलाफ कुछ बात करी ट्विटर पर, फेसबुक पर, किसी पे भी चीज़ पे, उसने क्या किया, तुम्हारे नाम एफआईआर कर दी। तो लोग वालों ने कहा कि यार ये तो ये बात है कि संविधान कहता है कि मूल अधिकारों का यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। हमारे मूल अधिकार उसका क्या कर रहे हैं, उल्लंघन हो रहा है, मूल अधिकार से हटा दिया। इस चीज़ को हटा रहे हैं, हटाने शब्द को यहाँ समझ लेना, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कानून की। अब मैं बात करता हूँ कानून की। हमारे यहाँ कानून 2 तरीका का कानून होता है। एक तो होता है साधारण कानून और एक होता है वैधानिक कानून। साधारण कानून में किसी अधिनियम के तहत आता है, नहीं आता। ये कोई भी अधिनियम है उसके तहत नहीं आएगा। सपोज करो कि अभी कुछ दिन पहले ये लगा दिया गया था कि सभी सिनेमा घर जो हैं, वहाँ सिनेमा घर में तुम्हें जाने से पहले, मूवी स्टार्ट होने से पहले जन गण मन हमारा राष्ट्रगान गाना होगा। तो यार ये कोई विधेयक नहीं, कोई चीज़ नहीं, कोई भी पारित नहीं था, अधिनियम नहीं था, ये डायरेक्टली लगा दिया। अब भाई लगा दिया तो अब लोग वहाँ तो जा रहे हैं एंजॉय करने, और वहाँ तुम जनगण मन करवाओ यार। एक सिचुएशन होती है हर चीज़ की। तो इसके लिए ये क्या होगा, साधारण कानून में क्या होता है, साधारण कानून वो होता है किसी भी अधिनियम के तहत नहीं आता। ये याद रखना, किसी भी अधिनियम के तहत नहीं आता। एक होता है वैधानिक कानून। वैधानिक कानून क्या होता है, ये अधिनियम के तहत आता है भाई, ये अधिनियम के तहत आता है। जैसे हमारे आईपीसी की धारा 1860, सीआरपीसी 1973, ये क्या है, एक अधिनियम के तहत आई है, ये है वैधानिक। क्लियर है? साधारण में और वैधानिक में अंतर पता पड़ गया होगा। साधारण क्या होता है, ये किसी अधिनियम के तहत नहीं आता है, और ये क्या होता है, ये एक अधिनियम के तहत आता है, अधिनियम के तहत आता है। अब कानून पर भी और आगे देखते हैं। कानून भाई 2 तरीके पर काम करता है। एक होता है क्रिमिनल लॉ और एक होता है सिविल लॉ। क्रिमिनल और सिविल, भाई हमें जो काम करना है ना, हमें करना, हम पुलिस वाले हैं भाई, ये समझ लो आज से हम पुलिस वाले हैं। हमें जो काम करना ना, इस सेक्शन पर काम करना है, हमें पुलिस वाले। हमें तो ये सोचना है कि अपराध हुआ कैसे, अपराध करा किसने,
हमें अपराध पे काम करना है, हमें ये सिविल वाले पे काम नहीं करना है यार, कम काम करना है, ना के बराबर काम करना है। हमें हर चीज़ में क्या ढूंढना, हम पुलिस वाले बन जाते हैं तो हमें देखना अपराध, अपराध को रोकना, अपराध को सर्च करना, इन्वेस्टिगेशन करना, ये सब किस में आ जाता है, क्रिमिनल लॉ, आपराधिक कानून, आपराधिक कानून पर काम करना है। अब देखो सिविल लॉ की मैं बता देता हूँ, सिविल लॉ में क्या होता है, ये जनता के संबंध में आता है। जनता के संबंध में कैसे, अरे घर में लड़ाई हो गई, सपोज करो दो भाई हैं, बंटवारा हुआ, बंटवारे में लड़ाई हो गई, लड़ाई होने पर अभी उनमें घूसाबाजी ना हुई है, घूसाबाजी ना हुई, अभी लड़ाई हो गई, नॉर्मल लड़ाई हो गई। अब नॉर्मल लड़ाई में क्या हुआ कि वो पुलिस के पास जाते हैं, तो पुलिस इस केस में हाथ नहीं डालेगी, वो कहेगी भाई सीधा कोर्ट जा, भाई कोर्ट जा, कोर्ट तेरा फैसला करेगा। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। सपोज करो तलाक की कंडीशन है, तलाक की कंडीशन है, मियाँ बीवी में लड़ाई हो गई भाई किसी कंडीशन में, और तलाक की कंडीशन आ गई, तो तलाक के केस में कभी आपने पुलिस को जाते देखा, नहीं जाएगी पुलिस। पुलिस कब जाएगी, जब उन दोनों में मियाँ बीवी में मार पिटाई हो जाएगी, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, तब पुलिस जाएगी, क्योंकि वहां क्या हो गया, अपराध हो गया। और अगर लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, तलाक की बात आ रही है और वो पुलिस के पास जाए जी हम दोनों में तलाक करा दो, तो पुलिस साफ मना कर दे कि भाई ये मेरे अंडर में नहीं आता, ये तो सिविल के अंदर आता है, सिविल में जाओ भाई, कोर्ट जाओ, कोर्ट तुम्हारा फैसला करेगा इसमें, ठीक है। सिविल आ गया होगा समझ में। अब आते हैं हम थोड़ा सा, अब देखते हैं, अब जिस चीज़ से हमें मतलब है उस चीज़ पे चलते हैं। हमारा काम है क्रिम, ये वाला आपराधिक कानून। भाई आपराधिक कानून में क्या होता है भाई, दंड होता है और अपराध से संबंधित होता है। भाई इसमें क्या है कि ये दंड है, इसमें दंड दिया जाएगा, पनिशमेंट है इसमें। आपराधिक कानून में जो है पनिशमेंट है, और पनिशमेंट के साथ में क्या है बेटा, ये अपराध से क्या होता है, संबंध होता है। इसका डायरेक्ट संबंध किससे होता है, अपराध से। कोई भी अपराध कर दिया, लूट कर दी, डकैती डाल दी, किसी को मार दिया, मर्डर कर दिया, जो भी जितने भी ऐसे काम जिससे सोसाइटी में दूसरे लोगों को नुकसान हो, दूसरे लोगों को नुकसान हो रहा हो, वो काम सभी कैसे जाएंगे, अपराध में जाएंगे। सपोज करो कि यार मैंने पी ली, ड्रिंक कर ली, और ड्रिंक करके मैंने मोटरसाइकिल चलाई, मोटरसाइकिल चला के किसी में ठोक दी, तो ये अपराध ही तो है। सोसाइटी में गया, किसी को गाली दे दी, ये भी तो अपराध है। भाई मैं खुलेआम चौराहे पे खड़े होकर दुनिया को गाली दूँ, तो वो ये थोड़ी होगा कि भाई कोर्ट में जाऊँगा, भाई वो क्या करेंगे, 100 नंबर पर कॉल करेंगे, पुलिस बुलाएंगे, पुलिस से मुझे उठवा देंगे, सीधा सा फंडा है। तो वो क्या चला गया, अपराध में, तो वो आ जाता है आपराधिक कानून के अंदर। अब आपराधिक कानून में 4 शब्द हैं बेटा जो इंपॉर्टेंट है, 4 तत्व। 4 तत्व कौन कौन से मैं आपको बताता हूँ। एक्टस रिया, ये एक लैटिन शब्द है, एक्टस रिया लैटिन शब्द है, दोषीकृत भौतिक प्रक्रिया द्वारा। सपोज करो यार किसी से तुम्हारा पंगा हो गया, लफड़ा हो गया, तुमने क्या करा, ईंट उठाई और एक दही घुमा के फूट गया सिर, और फूटने के बाद क्या हुआ, भाई को सडनली वहाँ मर गया, तो क्या हो गया, मर्डर हो गया, पुलिस आएगी तुम्हें उठा लेगी, ठीक है, एक्टस रिया। दूसरा होता है, यहाँ पे तुम्हारा ना, यहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं था यार, कोई रीजन ही नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी। एक्टस रिया में क्या था, कोई रीजन ही नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी, तुमने क्या ईंट उठाया मार दिया गुस्सा में, कोई प्लानिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। एक होता मेंस रिया, मेंस माने सोच समझकर किया हुआ अपराध, सोच समझकर किया हुआ अपराध। सपोज करो मेरे को किसी को मारना है भाई, मेरे को किसी से बदला लेना, मेरे को उसे मारना, तो मैं क्या करूँगा, प्लानिंग करूँगा, तो ये मेरे माइंड में ना, माइंड में ये गंदी गंदी सोच आएंगी, मुझे ये करना, मुझे ऐसा मारना, उसे मुझे वैसे मारना है, तो वो किसके अंतर्गत आती है, मेंस रिया के। ह्यूमन, ह्यूमन में क्या है भाई, सपोज करो भाई क्राइम जो होगा ह्यूमन के द्वारा ही होगा। सपोज करो मेरे पे एक घोड़ा है, अब घोड़ा सडनली किसी बात पे बिदक गया, किसी बात पे बिदक गया, और बिदक के वो फील्ड में पहुंच गया, और उसके हाथों से क्या हुआ, घोड़े के पैरों से क्या हुआ भाई, उसने ना किसी को मार दिया, तो भाई उसका जो केस चलेगा घोड़े पे थोड़ी चलेगा, पुलिस घोड़ा को थोड़ी उठाएगी, पुलिस उठाएगी घोड़ा के मालिक को, और उस पर किस चीज़ का केस चलेगा, लापरवाही का, कि तुम्हारी लापरवाही से उस आदमी की मौत हो गई, तो केस किस पर चलेगा, मालिक पर चलेगा, ठीक है। और एक होता है इंजरी, माने घाव, चोट, नुकसान, क्या चीज़ नुकसान हुआ है, क्या है। हम जो जब तुम आप पुलिस वाले बन जाओगे ना, तो इन चारों चीज़ों में से ना 3 चीज़ों पर गहन अध्ययन करोगे, इन 3 चीज़ों पर गहन अध्ययन करोगे। भाई कैसा मारा, क्यों मारा, क्या कारण था, किस तरीका से एक्सीडेंट हुआ, कैसे, क्यों, तुम्हारे सामने क्यों, कब, कैसे, ये जितने क्वेश्चन मार्क वाले शब्द है ना, जब तुम पुलिस वाले बन जाओगे ना, ये जितने क्वेश्चन मार्क वाले शब्द हैं, ये सब तुम्हें फेस करने होंगे भाई, ठीक है, सब तुम्हें फेस करने होंगे। तो मैंने तुम्हें यहाँ 2-3 चीज़ कराई। पहला नंबर IT एक्ट 2000,
किसी के बारे में कुछ बोल देना, और पर हमारा संविधान ये कहता है कि भाई तुम्हें मूल अधिकार है कि तुम किसी से के स्वतंत्रता का अधिकार है, मूल अधिकार है, ये चीज़ें हैं। बट ये तो हमारा उल्लंघन कर रहा है कि हम किसी के बारे में बोल भी नहीं सकते, तो ये एक्ट हमारा जल्दी से हट गया, पहला नंबर। दूसरा, साधारण कानून और वैधानिक कानून। साधारण कानून क्या होता है, उसे हम डायरेक्टली लगा देते हैं, उसमें कोई अधिनियम पास नहीं होता। वैधानिक कानून क्या होती है, उसमें एक अधिनियम पास किया जाता है, उसके तहत ही हम पे, जैसे आईपीसी की धारा 1860 और सीआरपीसी 1973, ये एक अधिनियम ही तो है, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं आपराधिक कानून और सिविल लॉ। आपराधिक कानून अपराध से संबंधित है और इसमें पनिशमेंट मिलती है भाई, दंड मिलता है। सिविल लॉ, भाई सिविल लॉ में पुलिस हाथ नहीं डालती, ना के बराबर में हाथ डालती है। सिविल लॉ कब डालेगी, जब कोई ज़्यादा बड़ा पंगा हो जाएगा, मियाँ बीवी में तलाक को लेके ड्रामा हुआ, अब वो कोर्ट तक जाएगा, तो वो डायरेक्टली पहले पुलिस वालों पे थोड़ी जाएगा, वो जाएगा पहले कोर्ट पे गया, कोर्ट ने ऑर्डर दिया पुलिस को कि भाई उस आदमी को उठा के लाओ, तब ये हमारा काम क्या करेंगे, तब सिविल लॉ में पुलिस एंटर करेगी, अन्यथा पुलिस एंटर नहीं करेगी। ज़मीन का विवाद है, दो भाई आपस में ज़मीन में लड़ पड़े, अब एक ने गाली गलौज कर दी, कुछ भी हुआ, और ये कोर्ट सीधा पुलिस के हाथ थोड़ी जाएगा, पुलिस इसमें हाथ ही नहीं डालेगी, सीधा कहाँ जाएगा, कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में जाकर कोर्ट उस पर सुनवाई करेगा, सुनवाई करने के बाद फिर कोर्ट आदेश देगा, एक ऑर्डर जारी करेगा पुलिस वालों को कि भाई दोनों भाइयों को उठा के लाओ, ठीक है। तो वो सिविल लॉ में आ जाते हैं। अब आपराधिक कानून में 4 तरीका के मेन पॉइंट होते हैं, तत्व होते हैं, एक्टस रिया, मेंस रिया, ह्यूमन इंजरी। एक्टस रिया में क्या है कि हमने बिना सोचे समझे किसी को पेल दिया, मार दिया, तो वो एक्टस रिया, कुछ भी सोचा नहीं, कुछ भी समझा नहीं, कोई प्लानिंग नहीं करी, कुछ भी नहीं करी, मार दिया, ये एक्टस रिया में जाता है। मेंस रिया में क्या होता है, मेंस रिया में भाई बिल्कुल सोच समझ का काम किया जाता है, एक प्रॉपर प्लानिंग करता है बंदा, प्लानिंग को फिर एग्जीक्यूट करता है, तो वो किस में जाता है, मेंस रिया में जाता है। ह्यूमन, भाई जो भी काम है ना, लॉ जो भी है, संविधान हमारा जो कानून है, सजा आदमी को ही देगा, ना कि किसी जानवर को देगा, ठीक है। नंबर 5 आता है इंजरी, घाव, चोट, नुकसान, ये सब चीज़ इसमें इंजरी में आ जाएंगे। और हम किस इनमें से कौन सी 3 चीज़ों पर गहन अध्ययन किया जाता है जिसके तहत हम किसी कार्रवाई को आगे करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो, अब हम देखते हैं कि भाई भारत में कानून का आगमन कैसे हुआ, भारत में कानून आया कैसे, आईपीसी की धारा कैसे आई, क्या है, इस पर बहुत ज़्यादा विचार किया गया। तो देखो 1833 में चार्टर एक्ट आया था 1833 में, भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेटिंग को बनाया गया। 1833 में चार्टर्ड एक्ट आया, भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेटिंग को बनाया। इससे पहले ये कहाँ के थे, बंगाल के गवर्नर जनरल थे। इससे पहले कहाँ के थे, आ जाता है क्वेश्चन कि 18 चार्टर्ड एक्ट के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो हम कह देंगे उनका विलियम बेटिंग। इससे पहले कहाँ के गवर्नर जनरल थे, तो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, ठीक है। पहला टॉपिक तो यहाँ से क्लियर हो गया। 1833 में चार्टर्ड एक्ट कब आया, 1833 में आया। भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, विलियम बेटिंग थे। मैंने वो इस वीडियो में वो क्वेश्चन रखे जो पेपर में आए, वही हेडिंग्स रखें, वही टॉपिक्स रखें। मैं इनका एक एंड में ना एक आपको एक्सरसाइज भी दूंगा, उसमें लास्ट के कम 10 से 15 पेपर सेटों के क्वेश्चंस होंगे जिनमें आप खुद ये कहोगे कि हाँ भाई हमने ये पढ़ा, ठीक है। आगे देखें, और मैं वो इंपॉर्टेंट, भाई देखो धारा तो इतनी सारी हैं, 511 धारा हैं, सबको तो याद करा नहीं जाएगा। 511 धारा याद करेंगे तो हमें कौन सा जज का एग्जाम देने जाना है, हमें तो वो चीज़ पढ़नी है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने इस वीडियो में वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं, इंपॉर्टेंट रखें कि अगर तुमने ये 2 वीडियो बनाऊंगा, दोनों वीडियो अगर आपने देख लें और मन से 2-2 बार देख लें, भाई डेफिनेटली कह रहा हूं कि एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस चैप्टर का, अगर क्वेश्चन आता है तो तुम्हारे पेपर में, ठीक है। 1834 में फर्स्ट लॉ कमीशन की गठन हुआ, कहने का मतलब प्रथम विधि कानून कब लागू हुआ था, 1834 में। पेपर में फर्स्ट लॉ कमीशन के नाम से भी आ जाता। फर्स्ट लॉ कमीशन का गठन कब हुआ, तो कहना 1834 ईस्वी में, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। भाई लॉर्ड मैकाले की बात बताता हूँ, ये पता इन्होंने ना भारत में अंग्रेजी शिक्षा को ऊंचे लेवल तक ले जाने के लिए काम किया था, ठीक है। इन्होंने एक भाषण भी दिया था, बड़ा अजीब सा भाषण था। इन्होंने कहा था कि भारत का जितनी भी वो है ना इतिहास है, भारत का जितना भी सभी चीज़ें, ज्ञान से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित जितना भी है, अंग्रेजों का एक बच्चा
वो किताबों में, अब इसे कौन समझाए यार, जितना वहाँ ब्रिटेन में जितना इतिहास है ना, भारत की एक पुस्तक में ही मिल जाएगा, हमारे यूपी पुलिस दरोगा के सिलेबस में ही पढ़ा देते हैं इतना तो। ठीक है, चलो छोड़ो इस बात को। हमारा फर्स्ट लॉ कमीशन का गठन कब हुआ? 1834 में हुआ। इसका अध्यक्ष कौन था? इनके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले। ये कब पास हुआ? 2 मई 1837 को इन्होंने पहली रिपोर्ट दी। कब रिपोर्ट दी इसकी? 2 मई 1837 को इसकी पहली रिपोर्ट इन्होंने दी। उसके बाद में भाई क्रिया चलती रही, काम चलता रहा, फिर आगे अब 1857 में पहुंच जाओ। भाई काम तो बहुत हुए पर हमें इंपोर्टेंट चीज देखनी है। गवर्नर जनरल का जो पद था, गवर्नर जनरल का जो पद था वो वायसराय में परिवर्तित हो गया, वायसराय बन गए गवर्नर। 1857 की क्रांति के बाद में क्या हुआ था? जो गवर्नर जनरल का जो पद था वो वायसराय में परिवर्तित हो गया, वायसराय में परिवर्तित हो गया। और वायसराय कौन, भारत के प्रथम वायसराय कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग। याद रखना, जीएस का भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। लॉर्ड कैनिंग, प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इन्होंने ही भाई हमारे प्रथम विधि कानून का जो ये है इसको क्या दी? मंजूरी दी। कहने को तो मंजूरी कब मिली? 6 अक्टूबर 1860 में। और लागू कब हुआ? 1 जनवरी 1862 में। दोनों की दोनों डेट इंपोर्टेंट है, दोनों की दोनों डेट कैसी हैं? इंपोर्टेंट है। मंजूरी कब मिली? मंजूरी कब मिली? 6 अक्टूबर 1860 को। विधि कानून जो आईपीसी की धारा जो है, आईपीसी की धारा के रिगार्डिंग हमें मंजूरी कब मिली? 6 अक्टूबर 1860 में। लागू कब हुआ? 1 जनवरी 1862 में। उसके बाद आईपीसी भारत में लागू हुआ। आईपीसी 1862 में भारत में लागू हो गया, पर भैया जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ। आईपीसी की धारा जो थी भारत में लागू हुई पर जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुई। जम्मू कश्मीर में लागू क्यों नहीं हुई? भाई जम्मू कश्मीर के राजा ही रणवीर, वहां एक कोर्ट चलता था, रणवीर पैनल कोर्ट। तो उनकी जो आईपीएस की जो आईपीसी की जो धारा थी ना वो पूरे भारत में तो लागू हो गई पर जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुई, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक आरपीसी चलता था। आरपीसी, आईपीसी नहीं, आरपीसी चलता था जिसका पूरा नाम था रणवीर पैनल कोड। इसका रीजन क्या था? क्योंकि रणवीर वहां के राजा थे, उन्होंने ये कोड बना रखा था। पर ये सन 1932 से 2019 तक ही चला, 2032 से 2019 तक, क्योंकि 2019 में ना एक विधेयक पास हुआ, अधिनियम पास हुआ, उसका रीऑर्गेनाइजेशन नाम था। उसने क्या किया कि 5 अगस्त 2019 को रीऑर्गेनाइजेशन अधिनियम पास हुआ और 31 अक्टूबर 2019 को आईपीसी लागू हो गया। कहने का मतलब ये वाला जो आरपीसी था ये खत्म करके आईपीसी धारा वहां लागू कर दी गई। अब कुछ चीजें और भी देखने की हैं, जैसे अब इसमें से क्वेश्चन कैसे बन सकता है? क्वेश्चन चार्ट एक्ट कब आया? 1833 में। भारत का गवर्नर जनरल कौन था, कौन बना? विलियम बेंटिंक था उस समय। और फर्स्ट लॉ कमीशन या प्रथम विधि कानून का गठन कब हुआ? 1834 में। अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड मैकाले थे। 2 मई 1837 को इन्होंने पहली रिपोर्ट दी। अब क्वेश्चन ही आ जाता है कि आईपीसी की धारा पूरे भारत में लागू हुई, तो पूरे भारत में लागू हुई तो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुई, केवल जम्मू कश्मीर को उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ रणवीर पैनल कोड था उनका, तो उनकी एक खुद की धारा वो था, अधिनियम था। अब ये था आरपीसी चलाते थे। ये 1932 से में लागू हुई थी और 2019 को ख़त्म हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन के आ जाता है कि ये कब ख़त्म हुआ? 5 अगस्त 2019 को एक रीऑर्गेनाइजेशन अधिनियम पास किया गया। 31 अक्टूबर 2019 को पूरे देश में क्या हुआ? आईपीसी लागू हो गया। क्वेश्चन कैसा आ सकता है? संपूर्ण भारत में आईपीसी, भारतीय ये आईपीसी की धारा भारत में, संपूर्ण भारत में कब लागू हुई? तो हमारा आंसर क्या होगा? 2019 में। कब लागू हुई? 31 अक्टूबर 2019 में। अब आईपीसी की धारा एक क्वेश्चन पुटअप हो चुका है। कौन सा? आईपीसी की धारा कहाँ किस किस देश में मान्य है? तो भाई मैं उन देशों के नाम लिख दे रहा हूँ। आईपीसी की धारा जो है हमारे भारत में बर्मा, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, सिंगापुर, मलेशिया। भारत में बर्मा में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, सिंगापुर में, मलेशिया में और ब्रूनेई में। इन सभी देशों में भारत जो आईपीसी की धारा
लागू होती है। इन सभी देशों में आईपीसी की धारा लगाई जाती है। क्लियर। अब अधिनियम आईपीसी की धारा में कितने अध्याय और कितने उसके भाग हैं ये मैं बताता हूँ। आईपीसी में टोटल जो अध्याय हैं वो हैं आपके 23 अध्याय हैं और 511 धाराएं हैं। अध्याय कितनी है बेटा इसमें? अध्याय हैं 500, अध्याय हैं 23 और धारा हैं 511। अब मैं सभी को आपको क्रम वाइज याद करा दे रहा हूँ कौन कौन से अध्याय हैं और कौन कौन सी धारा हैं। क्लियर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ इसी में। ठीक है, यहाँ मैंने अध्याय लिखे हैं क्योंकि आईपीसी की जो धारा है उसमें आईपीसी की धारा में 23 आपके 23 अध्याय हैं और 511 धाराएं हैं। धाराएं कितनी हैं आपके? 511 धाराएं हैं और 23 अध्याय हैं टोटल। क्लियर है बेटा? 23 अध्याय में अब मैंने स्टेप बाय स्टेप अध्याय लिए हैं। पहले अध्याय में क्या है? पहले अध्याय में आईपीसी की धारा की जो पहला अध्याय है, पहला अध्याय जो चलता है 1 से 5 तक चलता है। धारा 1 से लेकर धारा 5 तक होती है और इसमें क्या है? एक सामान्य परिचय है। कोई भी बुक होता है उसका इंडेक्स होता है, एक सामान्य परिचय है। सामान्य परिचय किसमें है? धारा अध्याय 1 में धारा 1 से लेकर 5 तक केवल परिचय दिया हुआ है। इस धारा अध्याय 2 में, अध्याय 2 में जो धारा आती हैं वो धारा आती हैं 6 से लेकर 52 तक, 6 से लेकर 52 तक। यहाँ में सामान्य स्पष्टीकरण दिया गया है, जिसमें सामान्य जानकारी दी गई है, सामान्य स्पष्टीकरण दिया गया है। कौन से अध्याय में दी गई है? ये अध्याय नंबर 2 में सामान्य स्पष्टीकरण दिया गया है। बेटा क्वेश्चन में सीधा आता है कि राज्य के विरुद्ध अपराध, राज्य के विरुद्ध अपराध कौन से उसमें आता है? अध्याय में आता है। दुष्प्रेरण है किस अध्याय में आता है? कौन सी? सुरक्षा, निजी सुरक्षा के अपवाद कौन से में? साधारण अपवाद कौन से में? तो इनमें से क्वेश्चन को वो पूछ लेता है, इसलिए ये 23 है। मैं 23 से 23 आपको हैंड टू हैंड याद भी करा दूंगा। नंबर तीसरा अध्याय है। तीसरा अध्याय में कहां से कहां तक चलते हैं? 53 से लेकर 75 तक धाराएं। इसमें दंड के संबंध में स्पष्टीकरण है कि दंड किस तरीका का होना चाहिए। दंड के उसमें क्या है? एक स्पष्टीकरण दे रखा है, दंड के संबंध में स्पष्टीकरण है। अब आता है अध्याय 4। अध्याय 4 जो चलता है 76 से लेकर 106 साधारण अपवाद और 96 से लेकर 106 निजी सुरक्षा का अपवाद। बेटा ये दोनों इंपोर्टेंट हैं। ये क्या है बेटा? ये इंपोर्टेंट है, ये आपका इंपोर्टेंट है कि ये आपका इंपोर्टेंट है। ये आपका क्या है बेटा? ये इंपोर्टेंट है आपका सबसे ज़्यादा। अध्याय 4, अध्याय 4 में कहाँ से कहाँ तक की धारा आती है? 76 से लेकर 106 की अंदर की धारा आती है, जिसमें साधारण अपवाद है, और 96 से लेकर 106 भी इसी मतलब जो निजी सुरक्षा के अपवाद में। ये इंपोर्टेंट है बेटा, इसमें से क्वेश्चन आता है पेपर में। इस धारा को जरूर याद रखना है। कौन से अध्याय में है? 4 में। मैं इनमें जो धारा है ना, इनमें जो अपवाद है, मैं इनको भी आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब हम आगे क्या है? अब आता है अध्याय नंबर 5। अध्याय नंबर 5 में क्या है? अध्याय 5 देखते हैं अब हम। अध्याय 5 में क्या है? अध्याय 5 में जो धारा आती है वो आती है 107 से लेके 120, 107 से लेके 120। जो क्या होगा? दुष्प्रेरण, दुष्प्रेरण, किसी को उकसाना। देखो मैंने आपको बताया कि अध्याय 4 में कहाँ तक? 76 से लेके 106 तक। इसमें क्या? साधारण अपवाद होते हैं। साधारण अपवाद मतलब कुछ काम ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट को करने होते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जैसा हम करें तो वो गुनाह होगा और गवर्नमेंट करे तो अच्छा होगा। लाइक दैट, जैसे कि मैंने क्या करा, एक जल्लाद है, फॉर एग्जांपल जल्लाद का लेते हैं। अगर आप किसी को फांसी लगा देते हो तो वो मर्डर हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगी? जेल हो जाएगी। पर एक चीज़ है, अगर जज ने ऑर्डर दिया जल्लाद को इसको उस दिन फांसी देनी है, तो अगर उसने उस दिन उसे फांसी दी तो ये क्या होगा? एक अपवाद हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा? एक अपवाद हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि भाई उसका काम है, वो तो करेगा ही, ये उसका क्या है? काम है, ये तो उसे करेगा ही। ठीक है। अब निजी सुरक्षा के अपवाद में, भाई अपनी सुरक्षा के चक्कर में तुम कुछ भी कर दो। सपोज करो तुम्हारे घर में 4 आदमी आ जाए रात को हथियार लेकर, और आप अपने घर में सो रहे हो और आपके घर पे हथियार भी है, लाइसेंसी बंदूक है, कुछ भी मान लो कैसे भी हथियार है। अब वो आपको लगा कि यार वो मुझे मार देंगे, तो आपने क्या किया? अपनी सुरक्षा के अगेंस्ट उनको मार दिया। तो उस तरीका के केस किसके अंदर आते हैं बेटा? 96 से लेकर 106 के अंदर आते हैं, निजी सुरक्षा के अपवाद में। अध्याय 5 जो है 107 से 120 के बीच में होता है दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण का मतलब क्या होता है? किसी को उकसाना। फॉर एग्जाम्पल यार, कोई आदमी है, किसी ने किसी को मार दिया, अब मैं जाऊँ और मैं जाके उससे कहूँगा अरे तू तो पिट गया यार,
तुझे तो उसने मार दिया, ये है वो है, मैं उसे उकसा दूँ, चढ़ा दूँ, और वो चढ़ने पे क्या करे, क्राइम कर दे, वो चढ़ने पे क्या करे, क्राइम कर दे। तो उसने तो क्राइम कर दिया, मर्डर, उसे तो सजा होगी जिसने क्राइम किया, पर सजा किसको और होगी, सजा मुझको भी होगी, क्योंकि मैंने उसे उस्काया है। तो मेरे पे जो धारा चलाई जाएंगी वो किस धारा के अंतर्गत आएंगी, वो आएंगी 107 से 120 के अंतर्गत। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी में एक खंड और है 5A। 5A में क्या है, 120A और 120B, आपराधिक षड्यंत्र। कहने का मतलब किसी काम को अपराध करने के लिए कोई षड्यंत्र बनाया गया है। अपराध करने के लिए क्या बनाया गया है, एक षड्यंत्र बनाया गया है, जिसे आपराधिक षड्यंत्र कहते हैं। देखो पहले में क्या है, परिचय, दूसरे में क्या है, सामान्य स्पष्टीकरण, तीसरे में क्या है, दंड के संबंध में स्पष्टीकरण है, चौथे में क्या है, साधारण अपवाद, और चौथे की खंड में बेटा ये मोस्ट इंपोर्टेंट धारा है, याद कर लेना कि सादा अध्याय 4 में धारा 76 से 106। धारा तो इतनी नहीं पूछता है, क्योंकि यार हमें एग्जाम देना है यार, पुलिस का एग्जाम देना, ना कि किसी जज का देना कि वो स्टेप बाय स्टेप धाराओं को पूछेगा। फिर भी मैंने धाराओं के लिए ना एक अलग वीडियो बनाऊंगा। पिछले कम से 10 या 12 साल के जितने भी एग्जाम्स पेपर हैं, मैं सभी को लेकर जो धाराओं से रिलेटिव क्वेश्चंस आए हैं ना, मैं सभी क्वेश्चनों को वहाँ डाल दूंगा, जिससे कि आपको वहाँ प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ठीक है, 96 से 106 साधारण अपवाद और निजी सुरक्षा के अपवाद आते हैं। अध्याय 5 में क्या होगा, 107 से 120 चलता है दुष्प्रेरण का। दुष्प्रेरण का भी इंपोर्टेंट है। दुष्प्रेरण का किसके अंतर्गत आता है, दुष्प्रेरण का आता है भैया अध्याय 5 में। अध्याय 5 में किसी को उकसाना। अगला आता है 5A। 5A में क्या है, 120A और 120B, 2 धाराएं आती हैं बेटा इसमें। आपराधिक षड्यंत्र, अपराध के लिए षड्यंत्र को रचना, अपराध के लिए षड्यंत्र को रचना, वो किसके अंतर्गत आती हैं, वो आती हैं 120। बेटा ये भी इंपोर्टेंट है, जो इंपोर्टेंट है मैं उसके पीछे इंपोर्टेंट लिखता रहूंगा। ठीक है, इंपोर्टेंट है ये धारा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, अध्याय 6 की बात करता हूं मैं। अध्याय 6 चलता है 121 से लेकर 130 धारा होती है इसके अंतर्गत। और ये क्या होगा, राज्य के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध अपराध, ये भी इंपोर्टेंट है। राज्य के विरुद्ध अपराध कौन से अध्याय में आता है, ये आता है अध्याय नंबर 6 में। और क्या है राज्य के विरुद्ध, भाई इसमें कुछ भी सजा तुम्हें हो सकती है। तुम अपने राज्य के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध कोई काम कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा कि सरकार के विरुद्ध, सरकार नहीं चाहती कि तुम उस काम को करो, फिर भी तुम उस काम को कर रहे हो, तो राज्य के विरुद्ध हो गया, सरकार के विरुद्ध हो गया। सरकार के विरुद्ध का मतलब क्या है, तुम्हें उसमें सजा हो सकती है। उसमें क्या है कि कौन से अध्याय में आता है, 6ठे अध्याय में आता है ये। राज्य के विरुद्ध अपराध किस अध्याय में आएगा, 6ठे अध्याय में, याद रखना। अगला है अध्याय नंबर 7 जो चलता है, इसमें धारा कौन कौन सी आती है, 130 से 131 से 140, 131 से लेके 131 से लेके 140 धाराएं, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, ये धाराएं इसके अंतर्गत आती है। और ये कहाँ आती है, ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स अपराधों के विषय में आती है, ये इसके में। बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स अपराधों का जो अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत, किस आईपीसी किस अध्याय में आता है। तो उसका आंसर हमारा क्या होगा बेटा, वो 7 अध्याय में होता है। अब आगे देखते हैं 8वां क्या कहता है बेटा जी। 8वां कहता है कि इस पर कौन कौन सी धारा आती है, इसमें आती है 141 से 160 तक। अब एक कहते हैं ना कि यार वो क्या मैं आचार संहिता लग गई, धारा 144 लगा रखी है। तो धारा 144 किसके अंदर आ रही है, धारा 144 इसके अंदर आ रही है। और ये कौन से अध्याय में बताया गया है, ये अध्याय में बताया गया है बेटा जी आपके 8वें में। कौन से अध्याय में बताया गया, 8वें में। इसमें सजा क्या होता है, अशांति को भंग करना, अशांति मचाने से सार्वजनिक स्थानों का विरोध करना। अगर 144 धारा लगा दी, 144 धारा का मतलब क्या है कि तुम कहीं भी 4 आदमी नहीं खड़े हो सकते, तुम वहाँ 4 आदमी खड़े हो रहे हो तो पुलिस इस पर कार्रवाई कर सकती है, तुम्हें उठा सकती है। ठीक है, मैं कराऊंगा इन चीज़ों को भी आपको कराऊंगा। तो ये कहता है 8वां अध्याय 141 से लेके 160, इसका संबंध किससे, अशांति मचाने से सार्वजनिक शांति के विरोध में। अशांति मचाने से सार्वजनिक, अशांति मचा रहे हैं हम कहीं पे, अशांति, कहीं दंगे हो रहे हैं, कहीं फसाद हो रहे हैं, तो 144 धारा लगा देना, 141 धारा लगा देना। वो सभी किस अध्याय में आती हैं, वो आती हैं 8वें अध्याय में। अब आता है बेटा अध्याय नंबर 9। अध्याय नंबर 9 में कौन कौन सी धारा आती है, अध्याय नंबर 9 में आती है 161 से लेकर 171, 161 से लेकर 171। ये क्या होती है, लोक सेवकों द्वारा उनसे संबंधित, लोक सेवक है
अब लोक सेवक है, कोई गवर्नमेंट आदमी है, उसने क्या किया, तुम गए उसके पास हेल्प के लिए, उसने आपको डटा दिया, मार दिया, कुछ भी कर दिया, तो उस पर केस जो चलेगा वो किस धारा के अंतर्गत आएगा बेटा, वो इन धाराओं के अंतर्गत आएगा। और इस चीज़ का वर्णन कौन से अध्याय में किया गया, ये वर्णन किया गया अध्याय नंबर 9 में। क्लियर है। अब देखते हैं, एक बार और देख लेते हैं। अध्याय नंबर 1 में क्या है, सामान्य परिचय है। अध्याय नंबर 2 में क्या है, सामान्य स्पष्टीकरण है। अध्याय नंबर 3 में क्या है, दंड के संबंध में स्पष्टीकरण है। अध्याय नंबर 4 में धारा होती है 76 से 106 और 96 और 106। 76 से 106 में क्या, साधारण अपवाद आते हैं, और 96 से 106 में निजी सुरक्षा के अपवाद आते हैं बेटा। उसके बाद अध्याय नंबर 5, अध्याय नंबर 5 कहाँ से, 107 से 120 चलता है। इसमें दुष्प्रेरण का होता है, किसी को उकसाना, उकसा के उससे उल्टा सीधा काम करवा देना। ठीक है। अब 5 ए का ही दूसरा खंड है, 5 का दूसरा खंड है ए, 120 ए और 120 बी। इसमें कहा था आपराधिक षड्यंत्र रचना, किसी काम को करने के लिए कोई प्लानिंग करना। नंबर 7 छठे पे आता है 121 से लेके 130, राज्य के विरुद्ध अपराध, आप राज्य के अगेंस्ट जा रहे हो, तो उसमें जो धाराएं चलेंगी तुम्हारे ऊपर, वो जो भी जिसने क्राइम किया उसके ऊपर जो धारा चलेंगी वो 121 से 130 के बीच की धाराएं होंगी। ठीक है बेटा। अध्याय नंबर 7, अध्याय नंबर 7 में क्या है, 131 से लेके 140 होती है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में कोई कोर्ट मार्शल हो जाना, अपने घर पे आर्मी से अपने घर आ जाना, फिर आर्मी में ना जाना, तो उस पर जो कार्रवाई करी जाती है वो कार्रवाई करी जाती है आपके 131 से 140 के बीच वाले में। ठीक है। अध्याय नंबर 4, अध्याय नंबर 4 में कौन कौन सी आती हैं, 141 से लेके 160 धाराएं आती हैं इसके बीच में। ये अशांति मचाने वाले, उपद्रवी मचाने वाले, उपद्रव करने वाले, दंगे फसाद, सभी इसी धारा के अंतर्गत हम इस धारा में डाल दिया जाता है। अध्याय नंबर 5, अध्याय नंबर 5 कहाँ से, 161 से 171 तक होती है। लोक सेवक द्वारा उनसे अब लोक सेवक का कोई भी लोग गवर्नमेंट का आदमी, उसने आपको डांट दिया, मार दिया, अब मैं उनके अगेंस्ट कोई केस डालना चाहता हूँ, तो मैं इस अध्याय, इन धाराओं के अंतर्गत उस पर केस दायर करूँगा। ठीक है। आगे देखते हैं, और हमने 9 तक देख लिए थे, अब देखते हैं अध्याय 9A। अध्याय 9A में 171 ए से 171 आई, चुनाव से संबंधित अपराध। सपोज करो भाई, कोई प्रत्याशी है, कोई खड़ा है इलेक्शन में, मैं किसी को वोट देना चाहता हूँ, पर कोई मुझे प्रेशर करे कि भाई तू उसमें नहीं, उसको वोट दे, ये कर वो कर। कहने का मतलब मतदाता को परेशान करना, मतदाता यहाँ इलेक्शन हो रहा वहाँ जाकर उपद्रव मचाना, ये सभी किसके अंतर्गत आती हैं, ये आती है 9A के में। तो भैया ये भी थोड़ी इम्पोर्टेंट है, इसे भी देख लेना कि चुनाव से संबंधित अपराध किस अध्याय में आते हैं, 9A में आते हैं। चुनाव से संबंधित अपराध, चुनाव से संबंधित अपराध, चुनाव का कोई भी शब्द हो, चुनाव से रिलेटिव कोई भी अपराध हो रहा हो, वो सब कौन से अध्याय में चले जाएंगे, आपके 9A में चले जाएंगे। क्लियर। अब देखते हैं अध्याय 10। अध्याय 10 में क्या है, अध्याय 10 में क्या है, मैं अध्याय 10 का बताता हूँ आपको। अध्याय 10 में जो धारा आती है 172 से लेके 190 तक आती हैं। अध्याय 10 में धारा कौन सी आती है, 172 से लेके 190 तक आती हैं। और इसमें क्या है, इसमें लोक सेवकों के विधि पूर्ण प्रतिकरण के विरुद्ध अवमानना। सपोज करो रोड है, रोड पे पुलिस अधिकारी आके कहता है कि भाई रोड पर दुकानें मत लगाओ, रोड पे दुकानें मत लगाओ। एक अधिकारी ने आपसे कहा, फिर भी लोग वाग नहीं मान रहे, तो उनके खिलाफ जो केस दायर किया जाएगा, उनके खिलाफ जो धाराएं बनेंगी, वो धाराएं कहाँ से कहाँ तक होंगी, 172 से लेकर 190 के बीच में धाराओं को लेंगे और उन धाराओं से इन लोगों पे डाल देंगे कि लोक सेवक ने, कोई अधिकारी ने इनसे कहा कि यह काम है मत करो, फिर भी वो उस काम को कर रहे हैं, मान के ना दिए, तो उसमें हम कौन सी धारा यूज करते हैं, हम करेंगे 172 से लेकर 190 तक। और ये कौन से अध्याय में आती है, ये आती है अध्याय नंबर 10 में। क्लियर। अध्याय नंबर 11 क्या कहता है, अध्याय नंबर 11 में धाराएं कितनी होती है, 191 से लेकर 229 तक, 191 से लेकर 229 तक इसमें धाराएं होती हैं। इसमें क्या होता है, झूठे साक्ष्य प्रस्तुत करना, झूठे साक्ष्य। सपोज करो कोर्ट में कोई केस चल रहा है, केस चलने पे आपने झूठा गवाह बना के वहाँ भेज दिया, तो झूठा ही तो है, तो इसके अगेंस्ट कौन सा केस चल जाएगा, उसके अगेंस्ट तुरंत हैंड टू हैंड 191 से लेकर 229 के बीच में जो भी धारा आ रही होगी उस पर चेप दी जाएगी, भाई तुमने झूठे दस्तावेज दिए, उनके अगेंस्ट आपको ये धारा में, ये धारा का केस और चल रहा है। ठीक है। अब आगे देखते हैं अध्याय नंबर 12। अध्याय नंबर 12 में क्या होता है, 230 से लेकर 263 धाराएं के बीच का होता है। 230 धारा नंबर 230 से लेकर धारा नंबर 263 के बीच की जितनी धाराएं हैं
नकली नोट या नकली स्टाम्प बनाना, भारतीय करेंसी है, भारतीय करेंसी का नकली करेंसी बनाना, उल्टे सीधे पैसा जनरेट करना। सपोज करो एक का सिक्का है, कुछ और तरीका से भारत का जो रुपया है उसका नकली नोट बनाना, जाली नोट बनाने, ये सब कौन से उनमें कौन से किसके अंतर्गत सजा मिलेगी आपको? 230 से लेकर 263 की धाराएं आप पे ठोक दी जाएंगी नकली नोट, नकली स्टाम्प बनाने के चक्कर में। ठीक है, अगला देखते हैं अध्याय नंबर 13। अध्याय नंबर 13 में क्या होता है? 264 से लेकर 267 के बीच में चलती हैं। 264, 265, 266, 267 चार धाराएं इसके अंतर्गत चलती हैं। और चारों धाराओं का संबंध किससे है? इनका संबंध है माप तोल से संबंधित। अगर कोई दुकानदार है, दुकानदार माल को गलत दे रहा है, दुकानदार माल को गलत दे रहा है, तोल उसकी गलत है, तो उस पर अगर कोई अधिकारी केस डालता है या हम केस डालते हैं तो उस पर जो धाराएं लगाई जाएंगी वो 264 से लेकर 267 के बीच की धाराएं होंगी जो इस पर लगाई जाएंगी। क्लियर? अगली बार आता है अध्याय नंबर 14। अध्याय नंबर 14 में क्या है? 268 से लेकर 294 लोक स्वास्थ्य सुरक्षित, ये इंपोर्टेंट है, ये वाला लोक स्वास्थ्य वाला इंपोर्टेंट क्यों है कि अध्याय 14 में 268 से 294 लोक स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा नैतिकता, इस पर पता है अभी ड्रामा भी हुआ था डीजे को लेकर, अब भी चलता है यार। रात को 10 बजे के बाद में आप डीजे नहीं बजा सकते। अगर आप डीजे बजाते हो और आप पकड़े जाते हो तो आप पे कौन सी धारा लगा दी जाएगी? आप पे धारा लगा दी जाएंगी 268 से 294 से की बीच की धारा, कोई सी भी धारा आप पे चिपका दी जाएगी और आपका डीजे जब्त कर लिया जाएगा। और उसका जुर्माना कौन देगा? शादी वाला भी देगा और डीजे बजाने वाला भी देगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। क्लियर है ये चीज? आगे देखते हैं। अब आता है अध्याय नंबर 15। अध्याय नंबर 15 कहां से कहां तक धाराओं को देखता है? 295 से लेकर 298 के बीच की धाराओं को ये देखता है। अध्याय नंबर 15 295 से लेकर 298 की धाराओं को देखता है। अब इसमें क्या है? इसमें धर्म संबंधित अपराध आते हैं। धर्म संबंधित अपराध कैसे भाई? अब हिंदू मुसलमान है, अब मैं मंदिर पे हूँ, कोई मोमडन आके मेरे मंदिर में गैया का मीट मांस कुछ भी गिर दे जो मेरे धर्म को भ्रष्ट कर दे, या हम कोई उपदरबी जाके मस्जिद में कोई चीज़ उल्टी सीधी डाल दे जिससे कि दंगे फसाद हो जाएं, तो उस तरह के जो अपराध हैं वो कौन से अध्याय में है? 15 अध्याय में। धारा कौन कौन सी लगाई जाती है उसमें? 295 से लेकर 298 के बीच की कोई भी धारा लग जाएगी जो धारा उससे संबंधित होगी। ये धर्म से संबंधित है। ठीक है, अगला देखते हैं अध्याय नंबर 16। अध्याय नंबर 16 में 299 से लेकर 377, 299 से लेकर 377 ये सभी धारा इसके बीच में आती हैं और ये मानव शरीर पर प्रभाव डालती हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें 307, 302 सब इसी में आती हैं। मर्डर वर्डर जितने होते हैं, आत्महत्या करना, आत्महत्या का प्रयास करना, ये सभी किस में आती हैं? इसी में आती है, मानव शरीर पर प्रभाव डालना। क्लियर? अब देखते हैं अगली धारा, ये वाला हो गया क्लियर। अगला देखते हैं 17। अध्याय नंबर 17। 17 में क्या है? 378 से लेकर 462 के बीच की आती हैं। 378 से लेकर 462 के बीच की जितनी धाराएं वो अध्याय नंबर 17 में आती हैं। और इसका संबंध किससे है? संपत्ति के विरुद्ध अपराध। संपत्ति के दो भाइयां आपस में लड़ रहे हैं, तो ये एक सिविल का केस हो गया, बट उन दोनों में इतनी लड़ाई बाज गई कि वहाँ गोली चल गई, आपस में लोग बनने लगे। तो वहाँ जो धारा लगाई जाएगी वो मर्डर की तो लगाई जाएगी, मृत्यु की तो लगाई जाएगी, 307, 302 ये तो लगेंगी, पर इसके बीच में जो धाराएं लगाई जाएंगी वो कौन से कहाँ से लगाई जाएंगी? 378 से लेकर 362 के साथ वो धाराएं लगाई जाएंगी कि 302 मर्डर कर दिया, 368 इसके कारण किया। ठीक है, उसके बाद आती है अध्याय नंबर 18। अध्याय नंबर 18 463 से लेकर 489 के बीच की धारा जितनी होती हैं अध्याय 18 में आई गई हैं। और ये क्या हो? दस्तावेज या संपत्ति चिन्हों से संबंधित दस्तावेज। सपोज करो कोई दस्तावेज है, पुराने दस्तावेज है, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में दस्तावेज है, उसके साथ हमने छेड़छाड़ कर दी, उन दस्तावेजों को इधर से उधर कर दिया, या कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के दस्तावेज है वो हमने बेच दिए, तो ये क्या है कि हमने दस्तावेजों के साथ क्या करिए? क्या मैं पुराने जो डॉक्यूमेंट है उनके साथ क्या किया? हमने छेड़छाड़ करिए। तो उनमें जो अपराध आएगा वहाँ पे कौन सी धाराएं लगाई जाएंगी? वहाँ में 463 से लेकर 489 के बीच की धाराएं हम पे लगाई जाएंगी। और दस्तावेज या संपत्ति का जो आएगा वो सीधा कौन से अध्याय में आ जाएगा? 18 अध्याय में आ जाएगा। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है मैंने इंपॉर्टेंट लिखता जा रहा हूँ, जिन्हें आप थोड़ा सा अच्छी तरीक़ा से देख लेना। अब देखते हैं कुछ अध्याय, कुछ और अध्याय हैं जिन्हें मैं आपको बताता हूँ। अब मैं चलता हूँ अध्याय नंबर 19 पे। अध्याय नंबर जो 19 है ये 490 धारा नंबर 490 से लेकर 492, 90, 91, 92 तीन धाराएं इसमें आती हैं। इसमें 90 से लेकर 92 तक की सेवा संविदा का आपराधिक भंजन। सेवा संविदा का आपराधिक भंजन, कोई सेवा है,
जो गवर्नमेंट के अंतर्गत चल रही है उसका हम भंजन करें, उसका हम उल्लंघन करें, तो उसमें हमें किसके अंतर्गत सजा मिलेगी? 490 से लेकर 492 की धारा हम पे लगाई जाएगी और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। अध्याय नंबर 20, 492 से लेकर 498, विवाह से संबंधित अपराध। विवाह से संबंधित अपराध को लाइक दैट, जैसे पति पत्नियां आपस में झगड़ा हो गया, आपस में हाथापाई होगी, बहुत ज़्यादा चोट लग गई, चोट लगने में किसी की डेथ होगी, किसी का XYZ कुछ भी हो गया हो, तो उस तरीके का की जो संबंधित आएंगी विवाह से संबंधित में 492 से लेकर 498 के बीच में चली जाएंगी। उनमें से एक धारा आप पे लग जाएगी, धारा लग जाएगी जिसके अंतर्गत विवाह से संबंधित अपराध में कौन सा अध्याय के अंतर्गत आता है? ये अध्याय नंबर 20 के अंतर्गत आता है। 20A ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक 20A और ये दोनों इंपॉर्टेंट है, मानहानि वाला। 20A 498A के अंतर्गत आता, पति या पति के संबंधियों द्वारा, पति या पति के संबंधियों द्वारा उसकी पत्नी को पीड़ित करा जाना, परेशान करना, दहेज को लेकर करना, और भी चीज़ें बहुत सारी, काम नहीं कर, काम को लेकर परेशान करना। कहने का मतलब पति और पति के घर वाले मिलकर किसी पराई लड़की का बहुत ज़्यादा भंजन करें, बहुत ज़्यादा दुखी करें, तो उसमें कौन सी धाराएं लगाई जाती हैं? इसमें धारा 498A के अंतर्गत आती है 20A। क्लियर है? अध्याय नंबर 21 को चलता है 499 से लेकर 502 तक के बीच भी धाराएं चलते हैं। इसमें मानहानि सबसे ज़्यादा प्रचलित है, वो भी चलता रहता है। मानहानि प्रचलित का रीजन बताता हूँ। राहुल गांधी ने केजरीवाल जी के लिए कुछ कह दिया, केजरीवाल जी ने इनके खिलाफ कुछ कह दिया, बीजेपी के किसी नेता ने कांग्रेस के नेता को कुछ कह दिया, कांग्रेस के नेता ने बीजेपी वाले को कुछ कह दिया, तो इस पर क्या होता है? मानहानि के केस आपस में एक दूसरे पर डालते रहते हैं। ठीक है, मानहानि का इंपॉर्टेंट है। 599 से लेकर 502 के बीच में ये धाराएं आती हैं और ये मानहानि में जाता है। 22 में क्या होता है? 502 से लेकर 510, आपराधिक अभिप्रेस, अपमान, रिष्टीकरण, वही मानहानि का ही अंश है ये। किसी को परेशान करना, रिष्टीकरण करना, आपराधिक अभिप्रेस करना, अपमान करना, सभी में कौन से 502 से लेकर 510 के बीच में धाराएं आती हैं और इन धारा के अगेंस्ट इस पर केस चलता है। 23 में क्या है? अध्याय 23 में कौन सा धारा आती है? 511 आती है, अपराध करने का प्रयत्न। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे लास्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट है। 511वीं नंबर की जो वो है वो कौन से अध्याय में आएगी? 23वें अध्याय में आएगी। और कौन सा? अपराध करने का प्रयत्न, किसी अपराध को करने का हम प्रयत्न कर रहे हैं तो वो इसके किसके धारा में जाएगी? 511 में। सपोज दैट हम चोरी करने का प्लान कर रहे हैं तो अपराध करने का प्रयत्न ही तो कर रहे हैं कि भाई हम वहाँ चोरी करनी है, ये करना, वो करना, प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसके अंतर्गत अगर हम पकड़े जाते हैं तो 511 नंबर की धारा हम पर लगा दी जाएगी। और ये कौन सा अध्याय हमारा डिनोट करता है? 23 नंबर का डिनोट करता है। ये मैंने आपको बेसिक बताया और आपको अध्याय बताए, इतना ही है, ज़्यादा अभी कुछ नहीं है, क्योंकि मैं जो कल वीडियो आपको बताऊंगा, वीडियो जो कराऊंगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। उसमें सभी धाराओं को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सी धारा में आपको कौन सी सज़ा मिलती है, क्या होता है, कैसे होता है। मूल विधि में एक वीडियो ये, इसमें से एक क्वेश्चन 101% फंसेगा। नेक्स्ट जो अगली वीडियो डालूंगा एक वीडियो उसमें से क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। मूल विधि CRPC धाराएं जो होती हैं, मूल विधि भारत दंड संहिता और दंड प्रक्रिया जो साहित्य है, इनमें से 2 क्वेश्चन आपको 101% पेपर में मिल जाएंगे। आपके 5 नंबर बहुत अच्छे इकट्ठे हो जाएंगे यार। तो इसी के साथ दोनों वीडियो को पूरा देखना। पहले तो इस वीडियो को पूरा देखना, पार्ट 1 है, इस वीडियो को पूरा देखना। और नेक्स्ट वीडियो जो डालूँ उसमें मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी डालूंगा, किस तरीके के क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।